नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ खबर हाट के संपादक हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं प्रदीप चौहान जी। प्रदीप जी सीधी बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो फाइट चल रही है उसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं। और आज दर्शकों आपको प्रदीप जी उन दोनों के बारे में खुलकर बात करेंगे, ऐसा हमने आपको अनुरोध किया था। तो प्रदीप चौहान साहब का सिद्धू ने सक में स्वागत है। और सीधा ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अभी जिस प्रकार से नरवणे की किताब, एप्सिन फाइल्स और न जाने किसानों के हित, यूएस डील, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फाइट बहुत लंबी है और कोई भी नेता थक जाए ऐसा माहौल मोदी शाह निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे समय में ये कब तक लड़ सकते हैं, या तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, ये आप बताएंगे। आपका विश्लेषण जानने के लिए हमारे दर्शक देश और विदेश में बहुत लालायित रहते हैं। तो प्रदीप जी, फिर से एक बार आपका स्वागत और आपसे ही हम अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे बुलाने के लिए। देखिए, अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बारे में ऐसे क्या बोले, क्योंकि मैं कोई उनका फैन या उनका कोई वो तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक जर्नलिस्ट के नाते जो मैं देखा, जितना मैंने राहुल गांधी की राजनीति अब तक समझी है, उसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि हालांकि ये पदवी हमारे जो है वो वल्लभ पटेल साहब की है, सरदार की, जो है लौह पुरुष जिसको कहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है, आने वाले वक्त में जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी उस लौह पुरुष की कैटेगरी में आएंगे। लौह पुरुष इन द सेंस मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो शख्स है या प्रियंका गांधी है, ये बॉर्न विद द सिल्वर स्पून थे। 3 प्रधानमंत्री जिस परिवार में रहे हो, उन्हें तो राजनीति में आसानी से सब कुछ मिलना चाहिए था। और वो एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, सब कुछ हुआ, खौफ का भी माहौल, प्यार का भी माहौल, लग्जरी का भी माहौल, सब कुछ। उसके बावजूद पिछले 15 साल में जितना बड़ा संघर्ष इस शख्स को करना पड़ा, शायद ही इस देश की राजनीति में किसी को इतना संघर्ष करना पड़ा होगा। पॉलिटिकल संघर्ष की बात कर रहा हूं, जहां पर एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको बदनाम करने का पूरा एक तंत्र चला था, जिसमें बहुत से लोग शामिल थे। दिल्ली में बैठ के कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग हुई, ये सबको मालूम है। और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब कोई भी उनकी जगह, राहुल गांधी की जगह कोई भी होता, चाहे वो गरीब परिवार से ही निकला क्यों ना, खुद मोदी जी क्यों ना होते, वो कब के गिर चुके होते, शायद राजनीति को टाटा बाय बाय कह चुके होते। लेकिन ये शख्स जो विदेशों में पढ़ा, अच्छे घर में रहा, अच्छे संस्कार में रहा, उस आदमी ने हार नहीं मानी, वो आदमी झुका नहीं। और उसका जब उसको तरीका कुछ ना सूझा, तो ऐसा तरीका सूझा जो महात्मा गांधी का हुआ करता है। कहा मैं पद यात्रा से नापूंगा। तो खुद कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही लोग, सीडब्ल्यूसी के बाद, मीटिंग के बाद बहुत से लोग हंसने लगे थे। बहुत से लोगों को शक था कि राहुल गांधी ये कर ही नहीं सकते। पैदल यात्रा, एक देश से एक कोने से दूसरे कोने तक देश को पैदल नापना कोई आसान बात थोड़ी है। बड़े बड़े नेता, तुर्रम खान बोले, जो हमेशा सड़कों पे रहे, जिनकी राजनीति स्टूडेंट से लेकर सड़कों पर रही, वो ये हिम्मत नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी कैसे करेंगे। लेकिन इस शख्स की सिर्फ और सिर्फ एक जो आदत है, जो इस टाइम बीजेपी को बहुत भारी लग रही है और चुभती है शुरू से लेके, वो आदत है इसकी जिद। ये राहुल गांधी की जो जिद है ना, कि जो करूंगा, जो ठाना वो करके रहूंगा, ये जिद बहुत भारी है। और दूसरा, सीधा सपाट सवाल पूछना, ये दो चीजें जो है बीजेपी को चुभती हैं। और वो आदमी जानता है कि सवाल किससे पूछना है और क्यों पूछना है और कब पूछना है। ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। पहले वो थोड़ा सा इसमें मेच्योर नहीं था, अब बिल्कुल टाइमिंग पे परफेक्ट हो गया। अब ये दोनों चीजें
पॉलिटिकल आदमी में नहीं होती। कहते हैं जो राजनीति में होता है उस आदमी को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, उसकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की होनी चाहिए, वो उस हिसाब से झुक जाए और सब हो जाए। ये राहुल गांधी एक इकलौता शख्स ऐसा दिखता है मुझे, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, जिद है। पॉलिटिकल उसमें जिद काम नहीं आती, कहते हैं जिद्दी पॉलिटिशियन कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन ये आदमी ने जिद के सहारे ही न सिर्फ अपनी छवि को निखारा, बल्कि आज स्थिति ये है 12 साल बाद कि पहली बार आपको मोदी सरकार जो है वो अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। पहली बार आपको विपक्ष सत्ता पर हावी नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं रोज सुबह और सारा दिन देश की राजनीति उसी पर चलती है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी शाह छुप रहे हैं, बच रहे हैं चीजों से, और राहुल गांधी खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। उस दिन जो दो मंत्रियों के बीच में राहुल गांधी आए, जब कहा कि चलो मिलके बात करते हैं, बहुत से लोगों ने उसे बदतमीजी कहा, ये कहा वो कहा, लेकिन हो सकता है वो बदतमीजी हो, जो भी कहे, लेकिन उस आदमी की हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए। ऑपोजिशन में होते हुए दो बड़े मंत्रियों के बीच में आके कह रहे हैं कि मीडिया के सामने चैलेंज कर रहे हैं कि आओ बात करते हैं दोनों। इसका मतलब है उस आदमी को अपने कहे पर, अपने काम पर कॉन्फिडेंस है, अपनी तैयारियों पर कॉन्फिडेंस है। जो वो बोलता है इसलिए वो तुरंत कह देता है मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कहता है वो सोच समझ के कहता है और पूरा छानबीन कर करके कहता है। वो वक्त गया जब राहुल गांधी की बातों को काट पीटा जाता था। खैर वो भी एक लर्निंग स्टेज रही राहुल गांधी के लिए कि भाई कैसे उनकी बातों को काट के कुछ और ही बनाया जाता है, इसलिए अब वो ऐसी कोई चीज नहीं कहते, वो पूरी तैयारी के साथ पूरे उसके साथ कहते हैं। वो चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये जिद उस शख्स में आना, तो ये जिद एक दिन, जाहिर सी बात है, वो जो नेगेटिव वक्त था वो चला गया, अब वो पॉजिटिव उसमें ये जिद काम आ रही है। खुद के और भी राहुल प्रियंका गांधी के, उसके साथ में, प्रियंका का भी जी सहयोग जी रहा। जी, उस पे भी आता हूँ, उस पे आता हूँ, और इस पे भी। अब आप दूसरी तरफ आइए प्रियंका गांधी पे, वो राहुल गांधी के बिल्कुल ऑपोजिट है। और मुझे लगता है एक पॉलिटिशियन के नजरिए से प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं ज्यादा मैच्योर है, कहीं ज्यादा उनकी राजनीतिक समझ राहुल गांधी से ज्यादा स्ट्रांग है। वो इसलिए कि प्रियंका गांधी की ट्रेनिंग राहुल गांधी से ज्यादा हुई है। प्रियंका गांधी अपने पिता के साथ जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके गई थी अमेठी में, तब से लेके उसके बाद अपने माँ का इलेक्शन मैनेज करना, फिर अपने भाई का इलेक्शन मैनेज करना, फिर दोनों का इलेक्शन मैनेज करना, फिर अपना भी, ये पूरा सफर प्रियंका गांधी का जो है ना, वो एक तरह से उन्होंने केजी नर्सरी से राजनीति सीखनी शुरू किया ऊपर। राहुल गांधी वो हैं जिनको सीधी एडमिशन 10th में दे दी गई थी, सीधा एमपी बने और उसके बाद आप राजनीति सीखनी शुरू की। उनकी डबल मेहनत हुई, प्रियंका गांधी ने जीरो से सीखा है। इसलिए आज भी देखिएगा, कांग्रेस के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस मैनेजर है तो वो प्रियंका गांधी है। जब भी क्राइसिस होता है प्रियंका गांधी जो है वो सबसे आगे दिखती है, क्योंकि वो संगठन पे उन्होंने काम किया, वो जानती है कि संगठन को कैसे बनाया जाता है और संगठन में जमीन के स्तर पर कैसे काम किया जाता है। किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से लड़ाने का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है। प्रियंका गांधी जानती थी किशोरी लाल शर्मा क्या है। कांग्रेस में 90% लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन जब टिकट अनाउंस हुआ तो सब हैरान। लेकिन प्रियंका गांधी जानती थी किशोरी लाल शर्मा किस स्टाइल से काम करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जब मैं अमेठी जाती थी तो लोग ये पूछते थे, अगर प्रियंका गांधी कहीं अकेले जाती तो प्रियंका गांधी का कहना है कि लोग कभी पूछते थे जी शर्मा जी नहीं आए आपके साथ, तो शर्मा जी कहाँ है, या कभी बात का जिक्र होता तो कहते आपके शर्मा जी आए थे, शर्मा जी को कह देंगे ये हो जाए। तो प्रियंका गांधी ने इतना शर्मा जी सुना था कि वो जानती थी कि किशोरी लाल शर्मा से बेहतर ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने खूंटा वहां गाड़ा, उन्होंने कहा मैं खुद रहूंगी, और खुद देखो क्या नतीजा उसके सामने है। स्मृति ईरानी आज कहाँ है सबको मालूम है। और वो एक बहुत बड़ी ताकत प्रियंका गांधी की थी। वो संगठन में जो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रही थी, लेकिन जब फील्ड में उतरने का वक्त आया तो उनको बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती कहे, मैं तो खुशकिस्मती कहूंगा कि उन्हें आते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, सबसे टफ जगह पर भेज दिया गया। वहां हार मिली, लेकिन उससे प्रियंका गांधी को बहुत सबक मिले। एक तो मुझे लगता है आज तक मैंने 28-29 साल की पत्रकारिता में लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा खूबसूरत नारा नहीं सुना। बहुत खूबसूरत नारा दिया था वो, चले खैर नहीं चला, लेकिन वहां से सीखा उन्होंने
कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। उसके बाद फिर हिमाचल को जिम्मा दिया, उनका गया, वहां रिजल्ट आपने देखा। कर्नाटक का जिम्मा दिया, वो देखा आपने। तेलंगाना का दिया, वो देखा आपने। इसलिए आपने देखा होगा कि कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल के जब भी सीएम जाते हैं या कुछ होते, प्रियंका गांधी से जरूर मिल के आते हैं, उनको बहुत धन्यवाद करके आते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी मास कनेक्ट कैसे करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उधर चेहरा मोदी है, दिमाग अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह की रणनीति और अमित शाह के उसकी वजह से मोदी आज जहां तक है, जो कहा जाता है, वो बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह से इधर चेहरा राहुल गांधी है। अब आपको बैकडोर में जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम दिखेगा स्ट्रेटेजी वाला, वो प्रियंका गांधी करती नजर आएगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक स्ट्रेटेजी ग्रुप बन रहा है, उसकी कमान प्रियंका गांधी को जानी है, ये तय है। हालांकि वो जनवरी में होना था, लेकिन किसी वजह से उसको टाल दिया गया है। अब शायद केरल के चुनाव के बाद होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को ये था कि भाई एक बार जहां से मैं सांसद हूँ, वहां का चुनाव जिताना मेरी जिम्मेदारी है। एक बार वो जीत जाए चुनाव, वहां कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, फिर प्रियंका गांधी उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप की कमान संभालेगी। और अब जितने भी चुनाव, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो स्ट्रेटेजी बनेगी, वो प्रियंका गांधी की देखरेख में बनेगी। और उसकी टेस्टिंग के लिए असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, टेस्टिंग के लिए। वरना गांधी परिवार के सदस्य को इसकी जरूरत नहीं थी। वो स्ट्रेटेजी को समझने के लिए अब इलेक्शन को कैसे उसमें करना है, वो उस पर बहुत बढ़िया प्रियंका गांधी काम करेगी। इसलिए मैंने कहा, पर्दे के पीछे बहुत अहम रोल प्रियंका गांधी का रहने वाला है, और पर्दे के सामने चेहरा राहुल गांधी का रहेगा। और राहुल गांधी में भी जब से प्रियंका गांधी सदन में आई, आपने देखा होगा, खास करके ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब से एलओपी बने, उसके बाद प्रियंका गांधी पिछले साल सदन में आती है चुन के। उसके बाद के राहुल में और उससे पहले के राहुल में दिन रात का फर्क है, जी। क्योंकि राहुल को बैकअप, एक सॉलिड बैकअप नहीं मिलता था। देखिए, ये बात राहुल गांधी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सोच को लेके कांग्रेस में ही जो सीनियर लीडर है, वो डाउट करते हैं। कई बार वो करते हैं, इसलिए उन्होंने वो कांग्रेस को बदलने की कोशिश की है। अब काफी चेहरे ऐसे आ गए हैं जो राहुल गांधी की बात को समझते हैं, उसके विजन को समझते हैं। लेकिन पुराने कुछ लोग हैं जो उनको अभी भी लगता है कि ट्रेडिशनल कांग्रेस की राजनीति होनी चाहिए, ये बदलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अग्रेसिव होना जो है, कांग्रेस की उसमें नहीं आता है, कांग्रेस की रूपरेखा नहीं है अभी। बल्कि एक दिन किसी जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली है, यूट्यूब पे मैं देख रहा था, कि भाई कांग्रेस के ही लोग अब कहने लगे कि इस देश को पुतिन चाहिए होता है, मतलब स्ट्रांग लीडर, सॉफ्ट लीडर नहीं चाहिए। और राहुल गांधी वो स्ट्रांग लीडर बन के उभर रहे हैं, क्योंकि सीधा पूरी सरकार को हिला के रखा होगी एक शख्स ने। इसके लिए मुझे मगर बैकअप में उनको चाहिए थी प्रियंका गांधी जैसी आवाज, जो प्रियंका गांधी, देखिए, ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने थिएटर भी बहुत किया है, मैं उस परस्पेक्टिव से बताता हूँ आपको। प्रियंका गांधी का स्टाइल देखिएगा, जब राहुल गांधी होते हैं तो आगे राहुल गांधी होती है, मीडिया के सामने भी प्रियंका गांधी कहीं पीछे पीछे खड़ी होती है, उनके आसपास भी खड़ी नहीं होती। वो जानती हैं कि चेहरा कौन है, लाइमलाइट किसको चाहिए और किस पे दाव है सारा। लेकिन जब राहुल नहीं होते, एक लाइन, डेढ़ लाइन, वन लाइन प्रियंका गांधी कुछ ना कुछ मीडिया को देती है। वो ये चीज अच्छी तरह से जानती हैं कि इस देश की मीडिया हमको जगह नहीं देती है, लेकिन हाँ। मीडिया में जगह हमें खुद बनानी पड़ेगी। और वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मीडिया में जगह कैसे बनाई जाती है, और कैसे आज जो है वो खबरों में रहना है, कहीं ना कहीं दिखना है। ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है और की। उसकी उस हिंदी पर पकड़ भी बहुत अच्छी है प्रियंका की। मगर मगर ये राहुल गांधी को फिर से अबोध, बालक, नासमझ, अनाड़ी जैसे विशेषण इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। उसका कोई असर राहुल पर या तो कांग्रेस देखिए पर होगा? देखिए डॉक्टर साहब, ये सब चीजें ना अब लोग इससे ऊब चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में एक लाइन कही कि ऐसा रोतड़ू प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा, जो गालियां गिनता है। अगर हमारे खानदान की गालियां गिनने लगे तो किताबों की किताबें छप जाएगी। उसके कर्नाटक बाद में। से मोदी जी ने उसके बाद मोदी जी ने जब भी गालियों का जिक्र किया है, उनके मीम ही बने हैं। उसके बाद सदन के अंदर प्रियंका गांधी ने एक लाइन बोली कि नेहरू पे एक बार डिस्कशन कर लो, जितना करना है उसको खत्म करो, उसके बाद मुद्दों की बात करो। उसके बाद जब नेहरू का जिक्र होता है, प्रधानमंत्री के मीम बनते हैं। इसी तरह से ये जो पप्पू, अबोध, ये सब है ना, ये सब खत्म हो चुके हैं।
अब लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते कि ये क्या है। अब जब बात करते हैं, वो मजाक का टाइम वो अलग ठीक था, जब आपका जलवा चल रहा होता है ना, तब सब कुछ ठीक चलता है। जब अमिताभ बच्चन अपने पीक पे थे, सब कुछ चल रहा था, अब उनसे आधी उम्र की हीरोइन के साथ भी अमिताभ की जोड़ी सबको पसंद आ रही थी। लेकिन एक वक्त जब अमिताभ बच्चन का गया, तो जब वो हीरो बनते जा रहे थे, तो सवाल पूछने लगे लोग भी, भाई इस उम्र में तो कम से कम हीरो बनना छोड़िए, किसी और को दीजिए। तो वो होता है, मोदी मगर जी पे भी उम्र का असर। राजनीति का हीरो राहुल बन पाएगा अभी? यानी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के नाते उसको देखते हैं भावी में? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो राहुल गांधी से जितनी भी मुलाकात हुई है, मैं एक चीज पे बड़ा श्योर हूँ, ये शख्स पीएम बनेगा। कब बनेगा इसमें कोई दो राय नहीं है, कब बनेगा मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये भी मैं पक्का कहता हूँ कि या तो ये भारत के इतिहास का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसकी वजह है, जो इस शख्स की सोच है ना, सोच जो है, अगर उस सोच को इम्प्लीमेंट कर पाए, तब तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में गिना जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो है वो प्रोग्रेसिव सोच है आगे की। और अगर उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, तो राहुल गांधी खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर ये वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में गिने जाएंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये मीडियोकर बीच के नहीं रहने वाले हैं, या तो टॉप पे या फिर जीरो पे रहेंगे, ये रहेंगे। और पीएम बनने की बात है, देखिए वो तो अभी, क्योंकि 26 अभी शुरू ही हुआ है, राजनीति में बहुत कुछ चीजें महीनों में, दिनों में बदल जाती है। अभी तो वक्त है, 27 आखिर 27 के आखिरी तक आपको बहुत कुछ सिग्नल मिल जाएंगे, क्योंकि तब तक बहुत से राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे। देखिए आज की डेट में भी, मैं किसी ने मेरे को कुछ दिन पहले कहा था कि आज की डेट में अगर आप देखो, केरल में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस का जीतना तय है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का जीतना तय है। उसके बाद आप पौडीचेरी में, कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, पौडीचेरी में है। तो कर्नाटक में पहले ही कांग्रेस है, मतलब दक्षिण में बीजेपी का रास्ता बंद। सिर्फ आंध्र प्रदेश में आप एक छोटी सी उसके साथ है, टीडीपी के साथ। वहां पर भी वाईएसआरसीपी जो पार्टी है जगनमोहन रेड्डी की, वो कहीं पीछे हो गई है। इस वक्त शर्मिला जो रेड्डी है, वो कांग्रेस को सड़कों पर लाई हुई है। और कहा जा रहा है कि तेलंगाना की तरह अगले चुनाव में टीडीपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होगा वहां पर। तो दक्षिण तो आपने कर दिया पैक इनके लिए। अब आप आइए हमारी साइड, उत्तर। जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी सरकार, पंजाब में अभी भी नॉन बीजेपी सरकार है, बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी अभी जो हालात लग रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। तो आपका नॉर्थ ईवन, उत्तराखंड में क्या हो रहा है इस वक्त आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड में कितने खिलाफ लोग, कितना रोष है अंकिता लोगों का भंडारी। सरकार के खिलाफ। हाँ, वहां पर ऑप्शन क्या है, कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में खुद लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए, तो समाजवादी पार्टी सरकार बना जाएगी। राजस्थान में किसी से पूछ के देख लीजिए कि राजस्थान में कह रहे हैं आज की डेट में चुनाव हो जाए, कांग्रेस की सरकार वहां बननी बननी। अगर ये सारी चीजें फिट बैठ गए, फिर बीजेपी के हाथ में क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात में भी मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि अब कह रहे हैं वो जो कांग्रेस यात्राएं कर रही है, कि उसका कुछ असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये आप बता पाएंगे मुझे इसका पता नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह ही रही है कि उसका असर होगा। तो जब आप इतनी चारों तरफ से गिर जाओगे, तो 29 के लिए पूरा प्लेटफॉर्म किसके पास जा रहा है, किसके लिए माहौल बन रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन न्यूट्रल हुए तो, नहीं तो मुझे ये उस आदमी ने कहा कि अगर केरल में भी बीजेपी की सरकार बन जाए, तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बन जाए, तो हैरान मत होइएगा। केरल ऐसा ही में है। अगर लेफ्ट की सरकार रिपीट हो जाए, हैरान मत होइएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट हो जाए, हैरान मत होइएगा। ये सारा खेल बीजेपी का है। अगर इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं, तब 29 के लिए अभी की सिचुएशन में जो लग रहा है, माहौल पूरा बदला हुआ नजर आएगा। तो फिर 29 में भी फिर मोदी जी खुद ही 79 के हो चुके होंगे। लोगों का नाराजगी तो बढ़नी बढ़नी, एंटी इनकम्बेंसी देखिए आप कब तक टालोगे। ये आप नहीं ज्यादा करें, एक दिन आके वो फूटती ही फूटती है। वो एंटी इनकम्बेंसी फूटेगी फूटेगी। और बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तो अभी देने हैं, वो सवालों के जवाब नहीं दोगे, भागोगे, तो भी 29 में मामला इतना आसान नहीं है, बशर्ते है चुनाव इंडिपेंडेंट हो। एक अंतिम सवाल मैं कर लेता हूं। जैसे संसद में पहले ये स्मृति ईरानी हंगामा मचाती थी, निशिकांत दुबे और आपके यहाँ के महाशय, वो अभी आजकल ठाकुर,
अनुराग ठाकुर अनुराग वो जी। जिस प्रकार से बोलते हैं, तो इसका असर यानी संसदीय प्रणाली को तो ये लोग मेरे उसकी तो धज्जियां उड़ा दी है। और इनके आपने ठीक ही कहा, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग वहां कहने लगे, पब्लिक फोरम में कहने लगे कि तीसरी बार विजयन की सरकार आ रही है, यानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार आ रही है केरल में। अब ऐसे लोगों के सामने क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको दो पार्ट में इसका जवाब देता हूँ। पहली बात मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर के लिए जो कांग्रेस ने अभी जो तरीका अपनाया है ना, वो बहुत बहुत अच्छा तरीका है। कांग्रेस ने तरीका अपनाया है कि जो दीमक लगी है अंदर से, जिस फर्नीचर को दीमक लगी, उस फर्नीचर को उठा के दरवाजे के बाहर रख दिया कि ले भाई, दीमक जब तक खाना है खा, उसके बाद अंदर एंट्री नहीं है, उसके बाद बाहर बाहर से कहीं निकल। ठीक है। अगर उसको झाड़ेंगे, उस पर रिएक्शन देंगे, तो आपको मालूम है मीडिया किसके पास है, उसको और बढ़ा चढ़ा के उसको बड़ा नेता बना देंगे। इसलिए मणिशंकर अय्यर जैसे से बहुत अच्छा कांग्रेस का तरीका है कि एक लाइन डाल दो कि पार्टी का रिव्यू नहीं है, उनका पर्सनल व्यू है, उसके बाद छोड़ दो उसको। फ्रस्ट्रेट होते रहो। देखिए आज मणिशंकर अय्यर कितने फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे। ये शशि थरूर पे अपनाया था, कांग्रेस ने कहा क्यों निकाले। निकालते ही बीजेपी इनको शहीद का दर्जा दे देगी, बड़े नेता बना देगी, इनको शहीद कहेगी। नहीं निकालते। हुआ क्या अल्टीमेटली, शशि थरूर को समझ में आ गई गेम कि भाई यहाँ से निकला तो आगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आ गया ना, सब कुछ लाइन पे हो गया। यस। कांग्रेस क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां पर जो है वो एक डिक्टेटरशिप नहीं है। वहां नेताओं को लगता है सबसे अच्छा ये है कि अपने आप को नजर में आना है तो हाईकमान पे सवाल उठाओ, तो मीडिया तुरंत आपके आसपास आएगी। ये एक नया रिवाज चला है कांग्रेस में। लेकिन ये भी बढ़िया है कि हाईकमान कह रहा है रिएक्ट ही मत करो, जिसको बोलना है बोलने दीजिए। अल्टीमेटली थकार के खुद ही वो या तो लाइन पे आ जाएगा, या जिसको जाना है जाओ, मोस्ट वेलकम है। तो ये अय्यर जैसों का तो इलाज यही है। देखिए सीधी सी बात, जितना उन पे रिएक्ट करेंगे उतना ही पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। पहले भी अय्यर 6 बार इस तरह का नुकसान पहुंचा चुके हैं। रही बात निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा आप नाम लो दी थी। मैं ये कई बार ये कह चुका हूं कि अनुराग ठाकुर तो चलो पिता सीएम थे उनके, और अभी प्रदेश में वो खुद भी सीएम के लिए दावेदार है। नड्डा जी और अनुराग ठाकुर के बीच में सॉलिड है यहाँ पर, या तो नड्डा बनेगा या अनुराग ठाकुर बनेगा। चलिए उनकी राजनीति फिर भी कहीं आगे दिखती है। निशिकांत दुबे और हिमंता बिस्वा शर्मा तो ऐसे हैं, एक बार ये हार गए या सत्ता से बाहर हुए, तो एक तो इनके जेल के दरवाजे पक्के खुले हुए, और सही। दूसरा ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इनकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने कांग्रेस में आने के रास्ते तो पूरी तरह से खुद बंद कर दिए। जब आपने गांधी परिवार को जितना कुछ उनके बारे में बोला है, तो आप ये तो भूल ही जाइए ना कि आपको कांग्रेस में आने का मौका मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और क्योंकि खुद के कारनामे भी सॉलिड है, ऐसा तो है नहीं कि दूध के धुले हुए हैं, सॉलिड कारनामे हैं, वो सब कारनामे खुलेंगे। तो मुझे कई बार निशिकांत दुबे पे हंसी आती है, तरस भी आता है कि आगे 5-6 साल बाद क्या होगा इस शख्स का। वो सोच के मैं कई बार जो है ना थोड़ा सा कहता हूँ कि निशिकांत दुबे को खुद भी शायद सोच लेना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब हुक्म है ऊपर से तो हुक्म है। उन्होंने कह ही दिया ना कि वो सवालों से ऊपर है। मोदी जी तो मतलब जो मोदी जी कहते हैं ना कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बस ये कुछ लोग हैं जो उनको वाकई में कहते हैं कि आप बायोलॉजिकल नहीं हो, ऊपर चढ़ाई चढ़ाए रखो। जी। प्रदीप जी, आज तो आपने खुलकर बातें करी। मेरे ख्याल से कांग्रेस में सुधार लाने में राहुल गांधी थोड़े सफल तो हो ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी बात से। और आशा करते हैं कि पार्टी, यानी हम तो ये चाहेंगे कि विपक्ष और मजबूत हो, सत्ता पक्ष में आए ना आए, विपक्ष और मजबूत हो। और आपने तो कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी वो श्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर बने या वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ये अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और बहुत बहुत इंशाल्लाह धन्यवाद फिर साहब। मिलेंगे। नमस्कार। जी जी।